Hello everyone. Once again, I welcome you all in my YouTube channel, Seco Eco with Sachin ji. Dear students, today I am going to tell you about the definition of demand and factor affecting individual and market demand. तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ डिमांड से, देन मैं आपको बताऊंगा उन फैक्टर्स के बारे में जो इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट डिमांड। कैसे डिमांड की डेफिनेशन को समझना चाहिए। टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड आई हैव डिवाइडेड द डेफिनेशन इन 4 डिफरेंट पार्ट्स। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। आपको ये प्रॉमिस करता हूँ, डेफिनेशन आप ध्यान से सुनेंगे, आपको याद हो जाएगी, याद करनी नहीं पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले डिमांड होती क्या है, व्हाट वी अंडरस्टैंड विद। तो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू डिमांड बेसिकली रेफर्स टू, बताना चाहूंगा, डिमांड रेफर करती है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। दिस गर्ल just go into a market. Suppose she is hungry and she purchased some chocolate for herself. Suppose she just have purchased 4 chocolates because she feel that at least 4 chocolates she required to make herself satisfied. ये बच्ची मार्केट में गई, इसने 4 चॉकलेट्स परचेज किए, इसको लगा कि कम से कम 4 चॉकलेट्स तो मुझे चाहिए तभी वो सेटिस्फाई हो सकती है। अब इसने मार्केट में जाकर 4 चॉकलेट्स परचेज किए। ये 4 चॉकलेट्स जो इसने खरीदे आर बेसिकली रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। ये 4 क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, राइट। तो डिमांड करने के लिए कितनी क्वांटिटी आप ले रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड का पहला पार्ट है कि डिमांड तब बनेगी जब आप कुछ क्वांटिटीज परचेज कर रहे हैं। सेकंड थिंग यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। Yes, demand refers to quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy। भाई देखिए, विलिंगनेस नहीं होगी तो फिर चॉकलेट खरीदी नहीं जाएगी। तो बच्ची की विलिंगनेस थी, इसीलिए चॉकलेट उसने खरीदी। सेकेंड थिंग, जेब में पैसे नहीं है तो चॉकलेट खरीद नहीं पाएंगे, इसलिए विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, राइट। विलिंगनेस के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए, then you can purchase these chocolates. So demand refers to quantity of a commodity, that is 4 chocolate को ये रेफर करती है, क्वांटिटी को रेफर करती है किसी भी गुड के, यहाँ हमने चॉकलेट का एग्जांपल लिया, किसी भी गुड के क्वांटिटी को रेफर करती है जो एक कंज्यूमर खरीदने के लिए इच्छा रखता है और एबिलिटी रखता है। अब एबिलिटी बनती किससे? प्राइस से। उसके लिए उसे प्राइस पूछना पड़ेगा। आप भी मार्केट में जाते हो एज कस्टमर, तो आप पूछते हो कितने का है, हाउ मच ऑफ दिस, तो वो बताएगा आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख रुपए। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि आपने खरीदना है या नहीं खरीदना। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमांड करने के लिए, दिस इज प्राइस ऑफ द गुड। इसे बोलेंगे ईच पॉसिबल प्राइस, बिकॉज प्राइस मार्केट में बदलते रहते हैं। Price keeps on changing into the market. Sometimes the price can be ₹5 for a product. It can increase and reaches to 10. It can increase reaches to 15. It can increase reaches to 20 as well, my dear student. तो price जो होते हैं keep on changing, generally basis पे बदलते रहते हैं। और इन बदलते हुए prices पर are you ready to purchase the product? क्या आप quantity खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या आप क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं? जैसे प्राइस अगर 5 है तो आप मान लीजिए 20 यूनिट्स की डिमांड करते हैं, प्राइस बढ़कर 10 होता है तो आप 15 यूनिट्स की डिमांड करते हैं। क्योंकि मार्केट में देखिए सीधा सा फंडा है, आप डिमांड रिड्यूस नहीं करेंगे तो कोई तो करेगा, यानी ओवरऑल मार्केट में डिमांड तो गिरेगी अगर प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि कुछ लोगों की इनकम स्टेबल भी होती है, इंक्रीज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो उनके ऊपर बढ़ते हुए प्राइस का प्रेशर पड़ेगा और वो खरीद नहीं पाएंगे। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ लिया है कि प्राइस अगर इंक्रीज हो रहे हैं, द प्राइसेस आर राइजिंग, डिमांड कंटिन्यूअसली फॉल्स, यू कैन सी।
Okay, so demand refers to quantity of a commodity that a consumer is able and willingness to purchase in a particular time period at each possible prices. each possible मतलब आपने मैंने जब खरीदा था तब 10 रुपए प्राइस था, मैंने 15 यूनिट ले ली। आज आप खरीदने जा रहे हो 20 रुपीज प्राइस है, तो आज आप सिर्फ 5 यूनिट ले पा रहे हो। तो जो भी प्राइस इस समय मार्केट में चल रहा है, क्या उस प्राइस पर आप बुक को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए रेडी हो, एबल हो, विलिंग हो, तभी तो आप उसकी डिमांड करोगे ना। इसीलिए डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। प्लीज रिपीट करेंगे मेरे साथ साथ तो याद हो जाएगा अभी। डिमांड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस। जो भी प्राइस चल रहा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी को ध्यान में रखते हुए इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितनी डिमांड कर रहे हो। अब आप ये कहो कि आज से 30 ईयर्स पहले मैं कुछ डिमांड करता था, तो उसकी अभी कोई बात नहीं कर रहे हम। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट सिनेरियो। अभी करंट में कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर आप कितनी डिमांड करते हो। तो अब आप इन चारों डेफिनेशन, चारों पॉइंट्स को ऐड कर दो, you will find the definition of demand. Dear students, demand refers to quantity of a commodity that a consumer is able and willing to buy in a particular time period at each possible price. So here is the definition. Demand refers to the quantity of a commodity. पहला point आया that a consumer is able and willing to buy. Second point आ गया at each possible price. Third point आ गया and fourth point in a given period of time. I hope demand की definition आपको याद है। Okay, now let's move to the next slide and to understand about factors affecting or determinants affecting individual demand. You know, demand basically two parts में divide की जाती है। We generally divide the demand in two parts. पहला पार्ट है बच्चों individual demand. I mean एक अकेले सिंगल पर्सन के थ्रू की गई डिमांड। फॉर एग्जांपल, एक मार्केट के अंदर, सपोज मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा, प्लीज समझिएगा। मान लीजिए मैं सागवान वुड का सप्लायर हूँ। अब मैं एक मार्केट में जाता हूँ और उस मार्केट में जाकर, एबीसी मार्केट है, मैं उस मार्केट में जाकर पहले शॉपकीपर से मिलता हूँ। I just go into a market and just meet the first shopkeeper there. वो एक फर्नीचर मार्केट है, आप ये लेकर चलिए, और उसमें सारे फर्नीचर वाले हैं जो सागवान वुड परचेज करते हैं आमतौर पर। अब मैंने उनको बोला सर मैं 500 रुपीज पर केजी के हिसाब से सागवान वुड सेल कर रहा हूँ, पहले शॉपकीपर को मिले। तो क्योंकि मैं तो सप्लायर हूँ, मैं तो चाहूंगा पूरी मार्केट में मेरी डिमांड, तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड। तो मैंने पहले शॉपकीपर से बोला सर कितनी क्वांटिटी आप खरीदना चाहोगे 500 रुपीज पर केजी पे। उस शॉपकीपर ने मुझे कहा कि सर 500 रुपीज पर केजी आप बता रहे हो प्राइस, ओके, तो 500 रुपीज पर केजी पर मैं आपसे 20 केजी वुड परचेज करूंगा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये डिमांड जो फर्म ए ने की है, जो पहली शॉप है उसने की है, क्या मैं इसे पूरी मार्केट की डिमांड मान लूं? मार्केट में 10 शॉप है, मैं सबके पास जाऊंगा, वो तो बात की बात है। तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है एक अकेले सिंगल पर्सन के थ्रू की गई डिमांड। ओके, जो भी प्राइस चल रहा है, मैंने मान लो नेक्स्ट टाइम मैं इनके पास गया, मैंने कहा सर अब तो प्राइस डबल हो गया है लगभग, मार्केट में प्रॉब्लम है, वो डाल नहीं रहा है पीछे से, तो 1000 रुपीज पर केजी पर। तो इन्होंने बोला सर नहीं, तो मेरे लिए इसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं, चलो एक काम करो आप 10 केजी पे। तो मैंने जैसे प्राइस बढ़ाया, डिमांड के बाद, पर ये जो भी डिमांड है ये करी तो सिर्फ फर्म ए ने है, तो दिस इज इंडिविजुअल डिमांड। सपोज अब मैं बी शॉपकीपर के पास गया और मार्केट में दो ही लोग हैं जो डिमांड क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है, आप इसको ऐसे मान के बी की क्वांटिटी डिमांड है। अब मैं दूसरे शॉपकीपर के पास गया, मैंने उसको पूछा भाई 500 रुपीज पर केजी पे जब मैं था तब भी गया था, तो उसने ज्यादा खरीदा मेरे से, 30 केजी खरीदा। बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई इंक्रीज द प्राइस, तो उसने भी डिमांड गिराकर 20 केजी कर दिया। अब मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ आपको कि मार्केट में मान लीजिए दो ही लोग हैं जो मेरी वुड परचेज कर रहे हैं उस फर्नीचर मार्केट में, तो मैं क्या मान के चलूं, ये पूरी मार्केट की डिमांड है, तो यही मान के चलूंगा ना, बाकी लोगों ने तो नहीं खरीदा, तो पूरी मार्केट में मेरे वुड की डिमांड, जब मेरा प्राइस 500 रुपीज पर केजी था, तो मार्केट डिमांड कितनी हुई? यस,
500 रुपीज पर केजी पे मार्केट डिमांड हुई 50। रिपीट करते रहेंगे, आपको समझ में आएगा। इसके बाद जैसे ही मैंने प्राइस बढ़ाया और 1000 कर दिया, मार्केट डिमांड कितनी हो गई? 10 + 20 = 30। अब मान लीजिए एक सी फर्म भी मार्केट डिमांड करती, तो आई मीन डिमांड करती, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों की डिमांड मिलाकर मार्केट डिमांड बनती। और अगर 10 फर्म मेरी सागवान वुड को परचेज करती, तो 10 फर्म की डिमांड मिलाकर मार्केट डिमांड बनती। तो मार्केट डिमांड क्या है? सभी फर्म्स के थ्रू की गई डिमांड का सम होता है, टोटल होता है। आई होप माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा मैंने ये रिकॉल इसलिए बताया ताकि मैं अभी जब फैक्टर्स बताऊंगा तो वो आपको समझ में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक अकेली सिंगल इंडिविजुअल कस्टमर की डिमांड किन फैक्टर से अफेक्ट हो जाती है। अफेक्ट होने का मतलब है कम ज्यादा हो जाती है। उन फैक्टर्स को हम डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट्स भी कहते हैं। ओके, तो क्या डिटरमिनेंट्स है इंडिविजुअल डिमांड के? पहला है आपका प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये कैसे अफेक्ट करती है? तो अभी मैंने बार बार आपको बताया, सागवान वुड का प्राइस जब 500 से 1000 या आगे 2000 इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी डिमांड आप देख सकते थे 20 यूनिट से 10 यूनिट्स, या आगे अगर और प्राइस बढ़ाता तो शायद 5 यूनिट्स, और प्राइस बढ़ाता तो शायद 0 यूनिट गिर जाती। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। और अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली वाइस वर्सा, यानी उल्टा कंज्यूमर को फायदा लगेगा एंड कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड। So, my dear student, if price of a product will rise, its demand falls. And if price falls, demand rises. It means the price of the commodity is the first factor which affects the demand of a commodity. Let's move towards the second point. Second point है हमारे सामने price of related good. Here I am going to tell you about the pair of good. यहां पर मैं आपको दो गुड्स के पेयर के बारे में बताने वाला हूं, ऐसे पेयर के बारे में जिसमें एक का प्राइस चेंज होगा, प्राइस ऑफ वन विल चेंज बट डिमांड ऑफ अदर विल अफेक्ट, दूसरे की डिमांड अफेक्ट हो जाएगी। इट हैज टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट गुड्स and second is complementary goods, my dear students. सो व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के प्लेस पर रिप्लेस किए जा सकते हैं, एंड दीज आर द गुड्स where the price of one of course affect the demand of another. ये अब रिप्लेस किए जा सकते हैं, इसका क्या मतलब मैं पहले थोड़ा ये बता दूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स इन आर दोज गुड्स व्हिच कैन रिप्लेस विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, this is the time, suppose I want to go to some distance place, like 10 किलोमीटर दूर मुझे कहीं जाना है। so I have two options to go. मेरे पास एक स्कूटर है और एक बाइक है। तो अभी मैंने क्या किया, आई जस्ट वांटेड टू गो विद माय स्कूटर। तो मैंने स्कूटर स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं चल पा रहा था, उसमें प्रॉब्लम आ रहा था बिकॉज स्कूटर वाज नॉट वर्किंग। तो मैं उसके प्लेस पर बाइक को यूज करके, अदर टू व्हीलर को यूज करके उस डिस्टेंस को कवर कर सकता हूँ। यानी जो काम मेरा स्कूटर कर रहा है वही काम मेरा बाइक कर सकती है। तो यानी स्कूटर को बाइक से, बाइक को स्कूटर से रिप्लेस किया जा सकता है। तो स्कूटर एंड बाइक्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, वन मोर एग्जांपल लेट्स टेक बॉल पेन, जेल पेन। अब पेपर चल रहा है, पेपर में टाइम कंज्यूम हो रहा है, जल्दी जल्दी निकल रहा है। ऐसे में अगर मेरा बॉल पेन चलना बंद हो जाए तो, और मुझे मान लीजिए बॉल पेन से काम करना पसंद है, पर मैं पेपर तो नहीं छोड़ दूंगा ना। तो आई विल यूज जेल पेन टू डू द वर्क एंड विल कंटिन्यू माय वर्क। तो यहाँ पर बॉल पेन, जेल पेन आपस में क्या है? सब्स्टिट्यूट। ऐसे विंटर्स में बहुत ठंड लग रही है, कांप रहे हैं, यू आर शिवरिंग, इन दैट सिचुएशन टी भी आपकी बॉडी को गर्म करेगी एंड कॉफी भी। तो टी एंड कॉफी विल आल्सो बी सब्स्टिट्यूट गुड्स देयर। सो हियर आर मेनी मोर एग्जांपल्स आर हियर, बट राइट नाउ दीज आर सर्टेन एग्जांपल दैट आई हैव शेयर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे एक का प्राइस दूसरे को अफेक्ट करेगा। मान लीजिए दो गुड्स हैं आपके सामने, जिसमें लिखा है स्कूटर। एक और या पेप्सी और कोका कोला का एग्जांपल लेते हैं। पेप्सी एंड कोका कोला, गर्मियों का टाइम चल रहा है, दिस इज
ओके, पेप्सी एंड कोका कोला आर टू गुड्स. Pepsi and Coca-Cola are two goods. Suppose if price of Pepsi rises, increases, प्राइस पेप्सी का इंक्रीज होता है. अब क्योंकि पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कॉस्टली लगने लगेगा आपको. मैंने वन सेकेंड आपको नहीं लग रहा तो कुछ लोगों को तो लगेगा यार, जिनकी इनकम शायद इतनी ज्यादा नहीं है और इंक्रीज नहीं हो रही प्राइस के इंक्रीज होने के साथ, तो उनको पेप्सी अब महंगी लग रही है, लुक्स कॉस्टलियर. दे आर रिड्यूसिंग द डिमांड. डिमांड को वो कम कर रहे हैं. क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास अदर ऑप्शन है, सब्स्टिट्यूट गुड है. वो क्या करेंगे? पेप्सी से कोका कोला की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और क्या करेंगे? कोका कोला की डिमांड इंक्रीज कर देंगे. इंक्रीजेस. तो प्राइस पेप्सी का राइज हुआ, डिमांड कोका कोला की राइज हो गई. यानी पेप्सी के प्राइस में और कोका कोला की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन दिखाई दिया यहाँ. So substitute goods are those goods where the price of one rises, demand of other also rises and vice versa. यानी एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में, X गुड के प्राइस Y गुड के डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होता है. और वो इसीलिए होता है बिकॉज वो एक दूसरे के प्लेस पर रिप्लेस किए जा सकते हैं. अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लें तो यहाँ भी बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टी एंड शुगर. अच्छा, टी एंड शुगर वंस अगेन दो गुड्स ऐसे हैं जो मिलकर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के साथ. अब जैसे सब्स्टिट्यूट गुड में एक नहीं तो दूसरा रिप्लेस कर लिया, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में एक नहीं तो दूसरा भी नहीं. यानी ये दोनों मिलकर एक साथ ही डिमांड किए जाएंगे या एक साथ नहीं डिमांड किए जाएंगे. अब मान लो जितने लोग टी पीना पसंद करते हैं, मैं नॉर्मल अगर बात करूं नॉर्मल सिचुएशन पे, तो वी जनरली यूज शुगर इन टी. यस और नो? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शुगर पेशेंट्स, ऑफ कोर्स वहां को थोड़ा एक्सेप्शन हो जाएगा, बट जनरली हम लोग आमतौर पर टी के साथ शुगर पसंद करते हैं. तो टी का प्राइस, मैं सिर्फ उसी केस की बात कर रहा हूँ जिसमें टी के साथ आप शुगर लेते हैं. तो अगर आप टी का प्राइस अगर इंक्रीज होता, टी का प्राइस इंक्रीज होने पे ऑब्वियसली टी की डिमांड लोग कम करेंगे क्योंकि वो कॉफी की तरफ मूव करेंगे या नहीं करेंगे. तो टी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो टी का प्राइस इंक्रीज होने पे जितने लोग अब टी की डिमांड अब कम करेंगे, उतने लोग अब कॉफी की डिमांड भी क्या कर देंगे? कम कर देंगे. तो कॉफी की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो जैसे ही टी का प्राइस इंक्रीज होगा, टी की डिमांड कम होगी, जिससे कॉफी की डिमांड भी कम होगी. अब यहाँ नोटिस करिए आप, एक के प्राइस में और दूसरे की डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है, राइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें प्राइस ऑफ वन विल राइज, demand of other will falls. यानी both the goods are having inverse relationship with each other. तो लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है जो आपने नोटिस की हो कि एक का प्राइस चेंज हो रहा है, दूसरे की डिमांड पर इफेक्ट पड़ रहा है. यानी सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे रिलेटेड गुड्स हैं जिनमें एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को अफेक्ट करता है. आई होप आपको प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड क्लियर होगा. नेक्स्ट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ये सिंपल पॉइंट है, इजीली बहुत समझ में आ जाएगा. मान लीजिए दो तरीके के गुड्स हैं, एक है नॉर्मल गुड्स, एक है इंफीरियर. क्या होता है? गुड सेम ही है लेकिन उनमें क्वालिटी हल्की या ज्यादा थोड़ी मतलब हल्की क्वालिटी और बेटर क्वालिटी होती है. बेटर क्वालिटी नॉर्मल गुड, हल्की क्वालिटी इंफीरियर गुड. फॉर एग्जांपल टोन मिल्क एंड फुल क्रीम मिल्क. मार्केट में आपने देखा होगा अमूल मिल्क आता है तो दो क्वालिटी आपको दिखती है, एक फुल क्रीम होती है, एक टोन्ड होती है. तो फुल क्रीम मिल्क को हम क्या बोल रहे हैं? नॉर्मल. एंड टोन मिल्क को हम लोग क्या बोल रहे हैं? यस, इंफीरियर गुड. अब क्या होता है मार्केट में, मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ती है, आमतौर पर अगर मान लीजिए आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो यू विल प्रेफर टू परचेज नॉर्मल गुड दैट इज फुल क्रीम मिल्क. ऐसे में क्योंकि आप नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा रहे हो इनकम राइज होने पे, तो आप नोटिस करें आपकी इनकम के इंक्रीज होने पे आप नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज कर रहे हो और इनकम की डिक्रीज होने पे नॉर्मल गुड की डिमांड डिक्रीज कर रहे हो. तो व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नॉर्मल गुड हैज? तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा दीज आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशन. कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव. यानी इनकम के बढ़ने पर नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज होगी और गिरने पर इनकम के गिरने पर डिमांड डिक्रीज होगी. तो नॉर्मल गुड की डिमांड
और कंज्यूमर की इनकम में पॉजिटिव रिलेशन है, यानी नॉर्मल गुड की डिमांड इनकम इलास्टिक है, इनकम के चेंज होने पर चेंज होती है, इलास्टिक मतलब चेंज होना, इनकम के चेंज होने पर चेंज होती है। इंफीरियर गुड की डिमांड भी आप नोटिस करें तो अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है और आप नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ा रहे हो तो आप किसकी डिमांड कम कर रहे हो? इंफीरियर की। ये बात क्या नहीं, आप किसकी डिमांड कम कर रहे हो? इंफीरियर की। तो आपकी इनकम के इंक्रीज होने पे आप नॉर्मल गुड की डिमांड इंक्रीज करते हो तो पॉजिटिव रिलेशन। सेम टाइम पर आप जब नॉर्मल की डिमांड बढ़ा रहे हो फुल क्रीम की तो टोन मिल्क आप अब नहीं खरीद रहे, यानी इंफीरियर की डिमांड कम कर रहे हो। यानी as the income of the consumer will rise, we will decrease the demand of inferior good। यानी कैसा रिलेशन है? नेगेटिव, इनवर्स रिलेशन कह सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट था रिलेशन नॉर्मल गुड में, तो इंफीरियर गुड में नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशन है। बट इन बोथ द गुड देयर इज वन कॉमन थिंग, जैसे ही आपकी इनकम चेंज होती है आप डिमांड को चेंज करते हो, चाहे वो नॉर्मल गुड है या इंफीरियर। इसका मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी एक ऐसा एलिमेंट है जो गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी लाइफ में क्या होता है, अगर मुझे कोई चीज पसंद ही नहीं है तो मैं उसकी डिमांड करूंगा ही नहीं, कम में भी, कम प्राइस में भी मिले तब भी। और अगर बहुत पसंद है तो ऑब्वियसली प्राइस ज्यादा भी मिले तो भी मैं उसकी डिमांड करूंगा। तो स्टूडेंट्स क्या होता है, सपोज माई टेस्ट इज फेवरेबल टूवर्ड्स अ प्रोडक्ट, मेरा टेस्ट किसी प्रोडक्ट की तरफ फेवरेबल है, आई लाइक टू परचेज दैट प्रोडक्ट, तो मैं उसकी डिमांड इंक्रीज करूंगा। और अगर मैं किसी प्रोडक्ट को पसंद नहीं करता तो मैं उसकी डिमांड नहीं करूंगा, मार्केट में उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। अक्सर जैसे दो सेल फोन है, अब ऑब्वियसली मेरा टेस्ट जो है, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए ए और बी दो क्वालिटी, दो अलग अलग कंपनीज हैं, मेरा ए कंपनी को खरीदने का टेस्ट होता है, बी कंपनी को नहीं, तो आई विल प्रेफर ए कंपनीज प्रोडक्ट, राइट? और मैं उसकी डिमांड करूंगा और मेरे जैसे सभी कस्टमर जो उसको पसंद करते हैं उसकी डिमांड करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी। सेम टाइम पर बी गुड की डिमांड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि उसकी तरफ अनफेवरेबल टेस्ट है। तो इसी तरीके से जब कंज्यूमर का टेस्ट और प्रेफरेंस किसी प्रोडक्ट के लिए फेवरेबल हो जाती है अचानक से, जैसे मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई जो पहले थी आपके पास, और अभी नई टेक्नोलॉजी का कोई सेलफोन आ गया मार्केट के अंदर, तो सभी लोग उसको खरीदेंगे। अब मान लीजिए 4G नेटवर्क से 5G नेटवर्क जब आ जाएगा कंपनीज का, सब उसको प्रेफर करेंगे। तो जैसे ही कंज्यूमर प्रेफर अ न्यू टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट की तरफ उसका टेस्ट फेवरेबल होता है, कंज्यूमर विल इंक्रीज द डिमांड, एंड वाइस वर्सा, अनफेवरेबल होता है तो डिक्रीज द डिमांड। इस तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है। एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, सपोज एक पर्सन है मिस्टर ए, कि मार्केट में ना गोल्ड खरीदने जा रहे थे, ही वाज गोइंग टू परचेज गोल्ड इनटू द मार्केट। सडनली इनके फ्रेंड रास्ते में इनको मिलते हैं, पूछते हैं और भाई कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला यार मैं तो गोल्ड खरीदने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू परचेज गोल्ड, ज्वेलरी, सम ज्वेलरी खरीदनी है गोल्ड की। तो बी जो कि जिसके फादर एक ज्वेलर है, उसने उसको बोला यार मेरे पापा ज्वेलर है, उसने बोला है, उन्होंने बोला है कि थोड़े दिन में गोल्ड के प्राइस कम होने वाले हैं, तो आप थोड़े दिन रुक जाओ, ये एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर की। तो एक को लगता है यार रुकने में कोई बुराई नहीं है, थोड़े दिन रुक जाते हैं। अब चाहे भविष्य में फ्यूचर में गोल्ड का प्राइस गिरे या बढ़े, ए ने फिलहाल जो डिमांड करने जा रहा था नहीं की ना, यानी कि अब इसको कंक्लूजन में लेते हैं, इफ अ कस्टमर came to know that the product price is going to be decrease in future, कि प्रोडक्ट का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, तो फ्यूचर में उसको सस्ता पड़ेगा, इट विल चीप इन फ्यूचर, तो वो प्रेजेंट में डिमांड को कम कर देगा। द कंज्यूमर विल डिक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन प्रेजेंट, एंड वाइस वर्सा, अगर उसको लगता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो फ्यूचर में महंगा होगा तो यार अभी खरीदना बेटर है, तो वो प्रेजेंट में डिमांड इंक्रीज कर देगा। इस तरीके से एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस भी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट्स मैंने आपको पढ़ाए, आई होप आपको समझ में आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड नाउ। तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को भी देख लेते हैं, और इसमें है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अब मैं जो फैक्टर्स बता रहा हूँ ये पूरी मार्केट की डिमांड को अफेक्ट करेंगे, यानी एक कस्टमर नहीं, सभी कस्टमर्स की डिमांड अफेक्ट होगी। भाई मार्केट में कोई प्रोडक्ट है जो अभी नया लॉन्च हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आएंगे और खरीदना चाहेंगे। तो एक ही मान लो, एक एग्जांपल के तौर पर
वन प्लस कंपनी ने कोई नया सेल फोन निकाल दिया। अब कोई नया सेल फोन आने से मार्केट में ज्यादा कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मार्केट में अगर 50 सेल फोन्स की शॉप है, 50 शॉप्स हैं जो सेल फोन सेल कर रही है, मुझे ये बताइए क्या खाली एक ही शॉप पर डिमांड इंक्रीज होगी? पूरी मार्केट में जितनी शॉप्स हैं सब जगह ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी ना, यानी ओवरऑल मार्केट में ही डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों, अगर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है नंबर ऑफ पर्सन यानी कस्टमर्स, अगर मार्केट में नंबर ऑफ पीपल, कस्टमर, पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, यहाँ पॉपुलेशन का मतलब है कस्टमर जो कि किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो सेलफोन खरीदने वाले कस्टमर्स की नंबरिंग बढ़ जाएगी, तो सेलफोन की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। और अगर सेलफोन को खरीदने वाले कस्टमर्स की नंबरिंग कम हो जाएगी तो सेलफोन की डिमांड भी कम हो जाएगी। यानी अगर साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होता है तो डिमांड भी इंक्रीज होती है, और अगर कम होता है तो डिमांड भी रिड्यूस होती है। ऐसे ही सीजन एंड वेदर, सीजन एंड वेदर मत देखिए, ऑब्वियसली अगर मान लीजिए समर सीजन चल रहा है तो कॉटन क्लोथ की डिमांड बढ़ती है, विंटर सीजन है वुलन क्लोथ की बढ़ती है, आपका रेनी सीजन है अम्ब्रेला, विंड चिटर, इनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं सीजन वेदर बदलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी गुड्स की डिमांड कम ज्यादा होती है। अभी मान लो एक एग्जांपल के तौर पे समर चल रहा है तो एसी, फ्रिज, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। विंटर चल रहा है, ब्लोअर यानी कि आपका हीटर या गीजर, इनकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सीजन वेदर चेंज होने के साथ साथ पूरी मार्केट में प्रोडक्ट्स की डिमांड पर इफेक्ट पड़ेगा और डिमांड चेंज होती है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल शॉप पर चेंज नहीं हो रही डिमांड, कि पूरी मार्केट में चेंज हो रहा है, जहां भी वो प्रोडक्ट सेल हो रहा होगा, जैसे विंटर है तो वुलन क्लोथ जहां जहां सेल हो रहा होगा सब जगह डिमांड चेंज होगी। तो यानी कि सीजन एंड वेदर मार्केट डिमांड को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। बच्चों इसको सीधा सा समझना, जो देश की नेशनल इनकम है क्या सबके हाथों में एक जैसी आती है? आंसर है नहीं। लोअर क्लास, अपर क्लास, अपर क्लास या मिडिल क्लास, मिडिल में भी लोअर मिडिल, अपर मिडिल, मिलेनियर, मिलेनियर, कितनी कैटेगरी है इनकम के बेसिस पे। इनकम अलग अलग, सबको एक जैसी इनकम नहीं मिलती, कोई कम कमाता है, कोई ज्यादा, कोई बहुत ज्यादा, कोई बहुत बहुत ज्यादा, कोई बहुत 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 ज्यादा कमाता है। तो लोअर क्लास से लेकर बिलियनियर तक अलग अलग इनकम लेवल के ग्रुप है। अब ऑब्वियसली क्या ये समझ में नहीं आ रहा आपको कि अगर अलग अलग इनकम है तो उनकी डिमांड भी अलग अलग है। लोअर क्लास का पर्सन नेसेसरी गुड चाहेगा, सिर्फ फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। अपर क्लास का पर्सन लग्जरी गुड्स चाहेगा, और अगर उसके पास लग्जरी है तो उनमें भी बेटर क्वालिटी और कॉस्टली से कॉस्टली प्रोडक्ट वो चाहेगा। तो सबकी डिमांड अलग अलग है, अफेक्ट हो रही है पूरी मार्केट में डिमांड ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। क्योंकि इनकम लोगों, कस्टमर्स की अलग अलग है, लोगों की अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड भी अलग अलग है, जो पूरी मार्केट में सभी शॉप्स पे उनकी डिमांड को अफेक्ट करती है। क्लियर है बच्चों बात? तो ये मार्केट डिमांड को अफेक्ट करने वाले एलिमेंट है। एक बात मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअल डिमांड क्योंकि मार्केट डिमांड का एक पार्ट है, इसलिए जितने फैक्टर्स आपने इंडिविजुअल डिमांड के पढ़े हैं बच्चों, वो सारे के सारे मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं। ये जो आपने फैक्टर्स इंडिविजुअल डिमांड वाले पढ़े हैं बच्चों, ये सारे फैक्टर्स मार्केट डिमांड को भी अफेक्ट करते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल डिमांड मार्केट डिमांड का पार्ट है। तो मार्केट डिमांड को 8 फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, 5 ये एंड 3। बट अगर मैं बात करूं खाली मार्केट डिमांड को जो अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को नहीं, तो दीज आर ओनली दीज 3। ओके, ये खाली मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल को नहीं। बच्चों, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज एनकरेज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।